नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मथुरा में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी की बैठक में बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन पर जताई गई चिंता, सुरक्षा पर दिया जोर। 2013 में वक्फ बोर्ड में किए गए संशोधन को बताया असंवैधानिक। भाजपा ने वायनाड से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, हलफनामे को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा नकली गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों के नामों की दूसरी सूची की जारी। अब तक कांग्रेस के 71 उम्मीदवारों की घोषणा। शिवसेना उद्धव गुट की दूसरी सूची में 15 नामों की घोषणा। प्रदूषण नियंत्रण की समस्या पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की महत्वपूर्ण बैठक में पर्यावरण संरक्षण पर किया गया फोकस। केंद्र सरकार पराली प्रबंधन पर भी है सख्त। इजराइल ने ईरान के तेहरान, खुजस्तान और इलम प्रांत पर किए हमले। 2 सैनिकों की मौत। ईरान ने की हमलों की निंदा, कहा हमें अपनी रक्षा करने का है अधिकार। और आइए अब इन खबरों को जानते हैं विस्तार से। मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक के दौरान सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले समेत संघ के बड़े पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश से हिंदू पलायन ना करे, लेकिन उनकी रक्षा होनी चाहिए। उन्हें सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत के सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहां के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए, क्योंकि वो बांग्लाभाषी जो है उनके भूमि है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहां से हिंदू पलायन ना करें। और इस समय में रायपुर छत्तीसगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के 3रे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति संबोधित कर रही हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं। को रेखांकित करता है। मुझे ये जानकर भी हर्ष हो रहा है कि इस विश्वविद्यालय और इससे संबंध कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, 2 गुना है। ये एक बड़े बदलाव का प्रमाण है। आज के विद्यार्थियों ही भविष्य का निर्माण करेंगे। 2 दिनों के अपने इस छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मुझे 2 इंजीनियरिंग और 2 मेडिकल संस्थानों के विद्यार्थी को संबोधित करने का अवसर मिला। इस दौरान उनके आत्मविश्वास तथा जीवन में आगे बढ़ने की उनकी ललक को मैंने महसूस किया। मुझे ऐसे युवाओं में नई भारत की झलक दिखती है और नया भारत जो पूरे मजबूती के साथ विश्व में अपना उचित स्थान पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। देवियों और स्वजनों, छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनता गांव में रहती है। उन लोगों तक उचित स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में चिकित्सा शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान इस विश्वविद्यालय के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। ये प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय और इससे संबंध कॉलेजों में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ
आयुष प्रणालियों की शिक्षा भी दी जाती है। बहुत सारे कॉलेजों में नर्सिंग के कोर्स कराया जा रही है। इस प्रकार ये विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी भी मलेरिया, फाइलेरिया और टीबी जैसे संक्रामक बीमारियों का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो रही है। भारत सरकार इन रोगों के उन्मूलन के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में ट्रोकोमा नामक संक्रामक रोग जो अंधेपन का कारण बन जाता है को समाप्त करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। जनजातीय समाज में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है। मैं सरकार के इन सभी प्रयासों को आप लोगों के समक्ष इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी ही अग्रिम पंक्ति के योद्धा है। आप सामान्य लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक बना सकते हैं, उन्हें सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अवगत करा सकते हैं। आप नीति निर्माताओं और सम्मान जनता के बीच सेतु का कार्य कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जाने से आप देश की बहुत बड़ी जनसंख्या की वास्तविक समस्याओं से अवगत हो पाएंगे। आपका चिकित्सकीय अनुभव समृद्ध होगा। समाज तथा देश के प्रति आपका कर्तव्यबोध मजबूत होगा। इसलिए सभी डॉक्टरों को अपने पेशेवर जीवन के कुछ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित करने पर विचार करना चाहिए। आप करेंगे ना? मैं चाहती हूँ कि सभी विद्यार्थियों को समय समय पर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाना चाहिए। शिक्षकों और डॉक्टरों के प्रति सम्मान की भावना का उपयोग लोगों को सामाजिक मुद्दों पर जागरूक बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे वे लोगों को समझा सकते हैं कि नशीले पदार्थों के सेवन से उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। इसी तरह चिकित्सकों लोगों को रक्तदान और अंगदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, इस राज्य में जड़ी बूटियों का अकूट भंडार है। बीजा और धावड़ा जैसे पेड़ों को औषधीय महत्व के बारे में ग्रामीणों तथा जनजातीय भाई बहन जानते हैं। इस ज्ञान भंडार का डॉक्यूमेंटेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करके उन्हें विलुप्त होने से बचाना जरूरी है। यहाँ के वनवासियों के ज्ञान भंडार पर शोध का बढ़ावा देने से ऐसी जानकारी का विज्ञान सम्मान उपयोग व्यापक स्तर पर हो सकेगा। इस क्षेत्र में उद्यम और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से हम सभी अवगत हैं। विश्व स्तर पर लोगों के खान पान का तरीका इन समस्याओं को और जटिल बना रही है। अभी हाल ही में प्रकाशित WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 में भारत के फूड पैटर्न को बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक सस्टेनेबल माना गया है। ये हमारे पारंपरिक जीवन शैली में महत्ता को रेखांकित करता है, जिसकी शिक्षा हमें आयुर्वेद से मिलती है। निष्क्रिय जीवन शैली भी कई बीमारियों का बढ़ावा दे रही है। ये बीमारियां हमारी चिकित्सा प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक दबाव डालती है। जागरूकता के द्वारा उनकी रोकथाम संभव है। इसके लिए योग और आयुर्वेद जैसी परंपरागत प्रणालियां कारगर है। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह का ये दिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस सफलता में आपकी प्रतिभा, लगन और परिश्रम के साथ साथ आपके माता पिता,
परिवारजनों, शिक्षकों के सहयोग और मार्गदर्शन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। आपको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। आज का दिन खुशी बनने के साथ साथ अपने भविष्य के बारे में संकल्प लेने का अवसर भी है। आपको अपने भविष्य की रूपरेखा बनाते समय ये ध्यान रखना है कि आपकी इस शिक्षा में समाज का भी योगदान है। समाज ने आपकी शिक्षा में जो निवेश किया है वो समाज को लौटाना आपका दायित्व है। बस 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में विकसित छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान होगा। समग्र विकास के लिए नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अच्छा स्वास्थ्य लोगों की उत्पादकता और रचनात्मक को बढ़ाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने में राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों की अहम भूमिका होगी। आप में से अधिकांश विद्यार्थी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। आपको स्थानीय समस्याओं की बेहतर समझ है। आप राज्यों की स्वास्थ्य समस्याओं पर रिसर्च करें, उनका समाधान खोजने का प्रयास करें। इस प्रयास से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और एम्स रायपुर जैसे संस्थानों का सहयोग ले सकते हैं। आपके शोध से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्य भी लाभान्वित होंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अभी आप सुन रहे थे, जो कि रायपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के 3रे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। और आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज बेंगलुरु में सुवर्ण भारती महोत्सव में श्रृंगेरी श्री शारदा पीठम द्वारा आयोजित नमः शिवाय पारायण में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्म भारतीय संस्कृति की सबसे मौलिक अवधारणा है, जो जीवन के सभी पहलुओं का मार्गदर्शन करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस आयोजन में शामिल हुआ। ओम नमः शिवाय। It is my great fortune to be blessed by way of association with this unique event that pristinely captures the cultural and spiritual wealth of Bharat. We are without a parallel. There is no other situation in the world. We are one and only one, and we stand for entire humanity. भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। गौरव भाटिया ने वायनाड से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी के द्वारा दिए गए हलफनामे को जनता के साथ धोखा बताया। कट्टर बेईमान, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पूरे विश्व में राजनीतिक कोई अगर परिवार है तो वो गांधी परिवार है। और जब बात आती है कि सार्वजनिक करिए अपनी जितनी संपत्ति है, जो असेट्स हैं, तो ये लोग सोचते हैं संविधान को तार-तार कर देंगे, कानून को झुका देंगे, जनता को बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि हम नकली गांधी परिवार हैं। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। लाखों लाखों ऐसे नागरिक हैं जो सजग हैं, वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, और उन्होंने ही ये मुद्दे तमाम प्लेटफॉर्म पे उठाए हैं। तो मैंने जो पहला सवाल उठाया, इसका पूरा पूरा विस्तृत वर्णन प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्यों नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। 3 दिन पहले प्रदूषित यमुना में नहाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। यमुना में नहाने की वजह से वीरेंद्र सचदेवा की मुश्किलें बढ़ रही थी। उनके शरीर में लगातार खुजली हो रही है। पेट
और पीठ पर चकते हो रहे हैं। उन्हें आज सुबह दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक को सफल बताते हुए उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, भागीरथ चौधरी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के कृषि एवं वन पर्यावरण मंत्री सहित राज्यों के कृषि सचिव और मुख्य अधिकारी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पिछले साल से इस साल तक पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 35%, हरियाणा में 21% की कमी आई है। साथ ही केंद्र सरकार आगे भी देश में पराली पर नियंत्रण के लिए पूरा सहयोग करेगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण पर मिलकर काम किया जा सके। जो दिल्ली में प्रदूषण की भयानक समस्या हर साल पैदा होती है, उससे निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ। पिछले साल से इस साल तक पराली जलाने की घटनाओं में पंजाब में 35% कमी आई है, हरियाणा में 21% कमी आई है। 2017 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में भी 51% से ज़्यादा कमी आई है। तो एक तो व्यापक पैमाने पर जन जागरण, अभी अभियान चल रहा है, उसको और प्रभावी ढंग से हम कैसे चलाएं मिलके केंद्र और राज्य, उसका प्रयत्न करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अब तक 71 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने वर्धा से शेखर प्रमोद शेंडे, कामठी सीट से सुरेश भोयर, आर्नी सीट से जितेंद्र शिवाजीराव मोघे, औरंगाबाद पूर्व से मधुकर देशमुख, शिरोल सीट से गणपतराव पाटिल, रालेगढ़ से वसंत पुरके और सावनेर से अनुजा सुनील केदार को उम्मीदवार बनाया है। इधर उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जेल में बंद आजम खान को स्टार प्रचारक बनाया है। इसको लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और कुंदरकी विधानसभा के प्रभारी धर्मपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधी और अपराध के दम पर काम कर रही है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता निशांत राय ने। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी 9 सीटों को जीतने का दावा कर रही है। आप खुद कुंदरकी के प्रभारी हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इन 9 सीटों को? उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें जीतने का काम करेगी। कुंदरकी में कल प्रत्याशी का नामांकन था रामवीर सिंह जी का, तो वहाँ कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह, विशेष जोश और विशेष प्रभाव देखने को मिला कि कुंदरकी की जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया है। वहाँ जनता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। कुंदरकी में विधानसभा विकास बनाम विनाश के नाम पर हो रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इसलिए जनता को पूरा भरोसा है कि हम विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इस नाते से वहाँ भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। सर, कुंदरकी रामपुर से लगी हुई विधानसभा है। रामपुर के समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल में है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक बनाया है। क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे? समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता अपराध और अपराधी हैं। जो जेल में बंद है उनकी प्राथमिकता है। उनके पास और लोग ऐसे कुछ है भी नहीं। तो इसका जवाब जनता निश्चित रूप से देगी, क्योंकि अपराधियों को वो स्टार प्रचारक बनाने का काम कर रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इस बार अपने सिंबल से चुनाव नहीं लड़ रही है। किस तरीके से आप देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडी गठबंधन में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं है? निश्चित रूप से आपके कथन में बिल्कुल दम है। इंडी गठबंधन में सब कुछ नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। कभी भी कुछ हो सकता है और इसलिए
कांग्रेस अपना राग अपना डपली अलग बजाने का काम करेगी। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस अपनी डपली अपना राग बजाएगी और इंडी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। वहीं 9 सीटों पर इस बार बीजेपी बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नई कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के कौशल भवन में आयोजित कार्यक्रम में कौशल विकास और उद्यमशीलता शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी, पैरा ओलंपियन प्रीति पाल सहित देश भर से कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ट्रेनर्स, प्रतिनिधि और छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम में देश भर में कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 19 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया। बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे इम्तिहान हुआ और अच्छे तरीके से वो कंडक्ट भी हो गया एग्ज़ाम, और उसमें हमारा पास परसेंटेज भी 88% रहा। आगे और सुधार लाने के लिए ITI सिस्टम में जहाँ नए इक्विपमेंट की ज़रूरत है, नए कोर्सेज़ को जोड़ने की ज़रूरत है, इंडस्ट्री से बेटर लिंकेज वहाँ लाना है ताकि वहाँ की सीट्स की डिमांड हो और उस कोर्स को करने के बाद बच्चों को नौकरी बेहतर तरीके से मिल पाए। इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का आज 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इसरो के चेयरमैन S. सोमनाथ ने दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थिति दर्ज करवाई। संस्थान के कुलाधिपति और दिल्ली के उपराज्यपाल V.K. सक्सेना ने भी दीक्षांत समारोह में शिरकत की। दीक्षांत समारोह के दौरान 2024 सत्र के कुल 745 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। इसरो के चेयरमैन S. सोमनाथ ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को शीर्ष पर पहुंचाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में शोध कार्यों को बढ़ावा देना जरूरी है। Position in the global economy in terms of the gross domestic products and our impact on the economy, and we have aspiration to grow to third or second, maybe first also someday. But if you are really, this has to happen, something revolutionary need to happen. It won't happen automatically. Very important that the growth in economic activity in any nation is not driven by trade and business and resources alone. Unless you create value in technology and those technology powers product development in industry, this change will not happen. And that's the strength of a nation. And that strength we need to create over a period of time. And this is where you people are going to be important. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी को दीपावली के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी और नायब सैनी के बीच कई अहम विषयों पर चर्चा भी हुई। इधर सीनियर चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका के दौरे और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय दल की घोषणा कर दी है। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर T20 सीरीज खेलने वाली टीम इस प्रकार है: सूर्य कुमार यादव कप्तान, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, जितेश शर्मा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रमनदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, विजय कुमार वैशाख, आवेश खान, यश दयाल। वहीं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए चुना गया भारतीय दल इस प्रकार है: रोहित शर्मा कप्तान, जसप्रीत बुमराह उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु, ईश्वरन, शुभमन गिल, विराट कोहली, KL राहुल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, R अश्विन, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, नवदीप सैनी और खलील अहमद को रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है। पूर्व भारतीय कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी झारखंड विधानसभा चुनाव में एक नई भूमिका में नजर आने वाले हैं। कैप्टन कूल को निर्वाचन आयोग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
वो झारखंड के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की जागरूकता के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महेंद्र सिंह धोनी ने मतदाता जागरूकता अभियान में भागीदारी के लिए खुद पहल की है और उन्होंने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को पत्र दिया है। निर्वाचन आयोग का मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसी नामचीन शख्सियत से जुड़ाव से मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। इसके अलावा माही सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपील करते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए इजाजत। नमस्कार।